हाँ जी, आज का आपका प्रेपरेशन का डे 59, लेक्चर 24 इंडियन पॉलिटी का अमेंडमेंट टू दी कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज हम करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कैसे किया जाए। ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन का एक सिंगल आर्टिकल है, आर्टिकल 368। सिर्फ एक आर्टिकल के अंदर सारा प्रोसेस डिफाइन किया हुआ है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी बदलना है। देखो, एक प्रैक्टिकल रियलिटी को समझो कि कॉन्स्टिट्यूशन आपका 1950 में बन के तैयार हुआ। अब आने वाले टाइम में बहुत सारी चीजें ऐसे हो सकती हैं जो हमें लगे कि हाँ बदल देनी चाहिए। शायद हम स्टेट्स को और पावर देना चाहते हैं या सेंटर को और पावर देना चाहते हैं, या कोई भी और कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, कुछ डीपीएसपी हटा के कुछ मतलब उन्हें अगर हमने लागू कर दिए, कुछ नए डीपीएसपी लेके आना चाहते हैं। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी बदलना हो तो हमारे पास एक प्रोविजन हमेशा अवेलेबल होना चाहिए कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अपने मुताबिक मॉडिफाई कर पाए। ठीक है, कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या चीजें नहीं इंपॉर्टेंट, वो सारी चीजों को हम यहाँ पे जैसे चाहें वैसे मॉडिफाई करवा पाए। अब ये सारी चीज के कारण, मतलब ये जो सारा का सारी चीज है, इसके कारण ही आपके कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक आर्टिकल बनाया, एक पार्ट बनाया, पार्ट 20, आर्टिकल 368। ठीक है, इस आर्टिकल के अंदर सब कुछ डिफाइन किया गया है कि अगर कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन को मॉडिफाई करना है तो कैसे करना है। देखो, एक चीज मैंने आपको पहले बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने लेजिस्लेचर्स के पास नहीं है। तो ये चीज को तो याद रखना, सिर्फ पार्लियामेंट है जो एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चेंज होना है उसके ऊपर जो मतलब फाइनल बिल बनेगा, सब कुछ बनेगा, उसकी मेन पावर आपकी पार्लियामेंट के पास ही है। ठीक है, देखो, अगर कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना होता है, ये मैं आपको लास्ट में पूरा प्रोसेस बताऊंगा, इसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया जाता है। फिर से बिल का मतलब वही है कि जब आपके पार्लियामेंट से पास होगा या जो भी उसका प्रोसेस है, उसके बाद वो प्रेसिडेंट के साइन के लिए जाएगा, और फाइनली जब प्रेसिडेंट साइन कर देंगे तब आपका ये बिल पास हो जाएगा। अब इस रिगार्डिंग बता दूं, देखो, ओरिजिनली जो अमेंडमेंट के बिल थे, प्रेसिडेंट उसके ऊपर वीटो लगा सकता था, पर आपकी अमेंडमेंट्स करके, 24th अमेंडमेंट करके प्रेसिडेंट के ऊपर रोक लगा दी गई है कि प्रेसिडेंट आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को नहीं रोक सकता। अगर पार्लियामेंट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास हो गई है, प्रेसिडेंट को साइन करने ही करने पड़ेंगे, वो मना नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चीज रखना, याद रखना कि प्रेसिडेंट बाउंड है साइन करने के लिए, प्रेसिडेंट मना नहीं कर सकता साइन करने के लिए। ठीक है, ये मैं आपको लास्ट में सारा प्रोसेस भी बताऊंगा, कैसे अमेंडमेंट होती है, क्या मेजोरिटी, वो एक साथ बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बेसिक प्रोविजंस बता दूं कॉन्स्टिट्यूशन कैसे मॉडिफाई होता है। अब सबसे पहले बात करूं टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने के अपने आप में 3 तरीके हैं। आप कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सिंपल मेजोरिटी से भी चेंज कर सकते हो। सिंपल मेजोरिटी का मतलब, वहां पे हम फीचर्स पढ़ रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन के, वहां पे मैंने आपको बताया था कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन दोनों है, फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है। इसका क्या मतलब था कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीजें ऐसी हैं जो आराम से चेंज की जा सकती हैं। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं जिन्हें चेंज करना बहुत ज्यादा टफ है, वेरी टफ। ठीक है, बहुत ज्यादा टफ है। तो कुछ चीजें बहुत इजी हैं, ठीक है, इजी टू चेंज, इजी टू चेंज, और दूसरी है जो बहुत टफ है चेंज करनी। तो दोनों तरीके के प्रोविजन एग्जिस्ट करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे जब हमने पार्ट 1 पढ़ा था, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किस चीज के बारे था? यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। तो मैंने उसके अंदर आपको तरीका बताया था कि किस तरीके से आपकी नई स्टेट अगर क्रिएट करनी हो, किसी एग्जिस्टिंग स्टेट से अगर 2 स्टेट्स बनानी हो, वो कैसे कर सकते हैं। उसकी पूरी की पूरी पावर पार्लियामेंट के पास थी,
और पार्लियामेंट कोई भी नई स्टेट, या तो एक स्टेट को दो हिस्सों में तोड़ के, या दो स्टेट्स को आपस में जोड़ के, या दो स्टेट्स के छोटे छोटे हिस्सों को जोड़ के कोई भी नई स्टेट बना सकता है। तो ये सारी पावर पार्लियामेंट के पास है, और पार्लियामेंट ये सारे काम करता है सिंपल मेजोरिटी से, यानी कि 50%+1 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। बस ये चाहिए और आपकी नई स्टेट बन जाती है। ठीक है, तो ऑब्वियसली शेड्यूल 1 था जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन का, शेड्यूल 1 जो है उसके अंदर सारी स्टेट्स के नाम लिखे हुए हैं, तो एक और नाम भी तो ऐड हो जाएगा। तो ये ऐसी चीजें हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आसानी से बस पार्लियामेंट के अंदर सिंपल मेजोरिटी से चेंज की जा सकती है, कि एक और नया नाम आ गया, पुरानी जो स्टेट्स थी उनका जो एरिया था वो कम हो गया या बढ़ गया, जैसा भी था, ठीक है, वो आपके इस तरीके से सब किया जा सकता है। तो ये चीजें हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आराम से चेंज की जा सकती हैं, कोई बड़ा स्ट्रेस नहीं है। जैसे नई स्टेट क्रिएट करना, कोई यूनियन टेरिटरी का स्टेटस चेंज करना, जैसे लेट्स सपोज आज को यूनियन टेरिटरी है, लेट्स सपोज पुडुचेरी लगा लो, पुडुचेरी एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, कल सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि पुडुचेरी को एक स्टेट बना दिया जाए, तो वो बना सकते हैं, बस एक सिंपल मेजोरिटी से उसे स्टेटहुड का स्टेटस दे देना है। ठीक है, तो उसे कोई कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए हमने पार्ट 1 में पढ़ा था, इन सारी चीजों को हम ना एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मानते ही नहीं है। मतलब ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज हो रहा है तो हम ये जरूर कह रहे हैं कि हाँ अमेंडमेंट हुई है, पर अगर स्टेटस की बात की जाए, ये चीजों को हम कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब पार्ट 1 के हमने, अगर आपको याद हो, जो लास्ट आर्टिकल था आर्टिकल 4, आर्टिकल 4 में यही पढ़ा था कि इन सारी चीजों को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपका जो आर्टिकल 368 है ना कॉन्स्टिट्यूशन में, सिर्फ एक ही आर्टिकल है जो अमेंडमेंट को एक्चुअली डिफाइन करता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज करना है तो वो क्या होगा। वो आपके पार्ट 20 में दिया हुआ है। उसमें सिर्फ 2 तरीके दिए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किसी भी चीज को मॉडिफाई करने के, पर उसमें ये सिंपल मेजोरिटी का कोई तरीका नहीं है। इस कारण देखो, अब इस चीज को ध्यान से समझो कि वो नई स्टेट क्रिएट होने के कारण नई स्टेट का नाम ऐड हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हो रहा है, पर हमने इसी के चलते हुए आर्टिकल 4 में ये लिख दिया कि हम इसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं मानेंगे, क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसे मानते तो ये आर्टिकल 368 के अंडर आ जाता, फिर वो सिंपल मेजोरिटी ना रहती, वो स्पेशल मेजोरिटी होती। कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो रहा है, बस वो आर्टिकल 368 लिखी है वहां पे। ठीक है, तो ये पूरी चीज को इस तरीके से समझो, सिर्फ आर्टिकल 368, क्योंकि आर्टिकल 368 2 तरीके देता है, दोनों तरीके आपके स्पेशल मेजोरिटी के। एक है कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कुछ प्रोविजंस जो स्पेशल मेजोरिटी से चेंज होते हैं पार्लियामेंट के अंदर, और लास्ट जो आर्टिकल 368 के अंदर, मतलब जो सेकंड तरीका है और जो लास्ट तरीका है चेंज करने का, ये देखो मैंने आपको फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी बताया था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी भी है। यूनिटरी का मतलब जहां पे यूनियन गवर्नमेंट के पास सारी पावर हो, और उसके साथ साथ फेडरल भी है, जहां पे स्टेट्स को भी हमने पावर दी हुई है। फेडरल वर्ड नहीं मेंशन्ड कॉन्स्टिट्यूशन में, पर क्योंकि स्टेट्स को पावर दी हुई है, बहुत सारे हक दिए हुए हैं, तो ऑब्वियसली स्टेट्स की भी कोई से होनी चाहिए कई चीजों में। तो ऐसे कोई मामले, देखो ये जो लास्ट चीज जो है, ये ऐसे मामलों के लिए जहां पे अगर लेट्स सपोज फेडरल फीचर कोई चेंज हो रहा है या फेडरल पावर्स के ऊपर कोई इफेक्ट हो रहा है ना, वहां पे हम स्टेट से भी पूछते हैं कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये चीज चेंज कर दें या ये ना कर दें। एक एग्जांपल देता हूं, देखो जीएसटी के आने से पहले, रीसेंट एग्जांपल्स में से दे रहा हूं, ठीक है, उसके बाद ये यूज नहीं हुआ, तो लास्ट जीएसटी का ही एग्जांपल है, उसके बाद से ये यूज नहीं हुआ, ये वाला पार्ट ये बहुत मुश्किल है करना। जीएसटी भी जो प्रोसेस शुरू हुआ ना, एक्चुअली जो जीएसटी लागू करने का प्रोसेस था वो साल 2000 में शुरू हुआ था, ठीक है, और करते कराते 2017 में जाके आपका जीएसटी लागू हुआ है, तो 17 साल लग गए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का हर प्रोविजन अमेंड करना आसान नहीं है। देखो अब अमेंड क्या हुआ था जीएसटी के चलते हुए, देखो आपके ना कॉन्स्टिट्यूशन ने आपकी
स्टेट्स को ना टैक्सेशन पावर दी थी कि या सर्विसेज के ऊपर जो भी टैक्स लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। इसके चलते हुए आपको अगर बाई चांस याद हो, नहीं तो आपके पेरेंट्स से आप पूछ सकते हो, पहले लगता होता था वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, वैट। ठीक है, वो जो वैट होता था ना वो हर स्टेट का अपना अपना होता था और उसके कारण वो अलग अलग वेरी करता था। ठीक है, लेट्स सपोज किसी एक स्टेट गए हो, वहां पे वैट लगा, तो ऐसे भी फर्क आते होते थे कि लेट्स सपोज आप एक स्टेट में हो, वहां पे टीवी, लेट्स सपोज टीवी का एग्जांपल लेते हैं, टीवी आपका 20,000 का पड़ रहा है। ठीक है, स्टेट बी में गए हो, वहां पे टीवी जो है वो टैक्स के साथ कोई डिस्काउंट नहीं किया, कुछ नहीं किया, बस टैक्सेस ही इतने कम पड़ रहे हैं कि वहां पे 18,000 का है। तो ऑब्वियसली लोग यहाँ से टीवी ले जाते थे अगर बिल्कुल बॉर्डर के पास रहते होते थे तो स्टेट्स को रेवेन्यू का नुकसान होता है तो लॉन्ग टर्म में। और दूसरा, ये कंसिस्टेंसी नहीं है कि स्टेट में कितना टैक्स लगेगा, कैसे लगेगा, ये कंसिस्टेंसी नहीं है। ठीक है, तो इस सारी चीज के चलते हुए हमने जीएसटी लागू करने का इंडिया के अंदर सोचा। अब उसके कारण, अब अगर जीएसटी लागू करना था तो देखो बहुत जरूरी था ये जो पुरानी स्टेट्स को टैक्सेशन की पावर दी है ये स्टेट से छीन ली जाए, ताकि स्टेट्स अपनी अब मनमर्जी ना कर सके, सारा सेंटर और स्टेट्स मिलके फैसला कर सके क्या जीएसटी कितना रखना है। इसके चलते हुए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो स्टेट्स को टैक्सेशन पावर दी हुई थी ना वो बदलनी जरूरी थी, और उसके लिए आपकी स्टेट लेजिस्लेचर जो है उनसे भी पूछा गया। ठीक है, कि क्या ये चीज बदल दी जाए या ना बदली जाए। ठीक है, तो इसलिए उनसे भी पूछा गया, तो उनसे परमिशन लेते लेते ही इतने साल निकल गए। तो आपकी देखो, अब आपकी कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के 3 तरीके, पार्लियामेंट बदल सके उन्हें रखा गया है आर्टिकल 368 से बाहर, पर क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज हो रहा है तो उन्हें हम कहते हैं कि सिंपल मेजोरिटी से कॉन्स्टिट्यूशन बदला गया। दूसरी चीज है जिसके अंदर ज्यादातर चीजें, मेजोरिटी चीजें इसके अंडर आती हैं, जहां पे आपकी स्पेशल मेजोरिटी लगती है पार्लियामेंट के अंदर। और तीसरी चीज है पार्लियामेंट के अंदर स्पेशल मेजोरिटी, और आपकी स्टेट लेजिस्लेचर से भी पूछा जाता है कि क्या आप इससे एग्री कर रहे हो। ये वो वाली चीजों के लिए जहां पे आपका फेडरल स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये 3 तरीके कॉन्स्टिट्यूशन को मॉडिफाई करने के। अब यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी से क्या क्या बदला जा सकता है ये मैंने एक पूरी लिस्ट दे दी है, आप इस चीज को बाद में आपके नोट्स बुक्स में भी है, ये सारी चीजें आप वहां से पढ़ सकते हो, यहाँ पे इसे रोक के भी पढ़ सकते हो वीडियो से। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आपकी सिंपल मेजोरिटी पार्लियामेंट के अंदर बस 50%+1 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग से आप ये सारी चीजें बदल सकते हो। ठीक है, जैसे ये सबसे पहला मैंने आपको बता दिया, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, ये सब कुछ। ठीक है, कल हमने ये लेजिस्लेटिव काउंसिल की भी एबॉलिशन और क्रिएशन पढ़ा था कि इसकी पावर भी पार्लियामेंट के पास है। तो ये सारी चीजें, मतलब ऐसी सारी चीजें आती हैं तो आराम से बदली जा सकती हैं। नेक्स्ट है स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट, जैसे मैंने आपको बताया वो चीजें जो पार्लियामेंट के अंदर स्पेशल मेजोरिटी से चेंज होती हैं। ठीक है, तो इसके अंदर इसकी लिस्ट अपने आप में बहुत बड़ी है, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, ऐसी कोई भी चीज बदलनी है वो सारी की सारी चीजें इसके अंडर आ जाती हैं। और लास्ट है आपका स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ स्टेट्स। देखो, जहां पे इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट की बात आ गई या किस मैनर में कंडक्ट होते हैं, एग्जीक्यूटिव पावर, यूनियन की पावर, स्टेट्स की पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, ये एक साथ जुड़ा हुआ था, ऑफ यूनियन और स्टेट, स्टेट किसके ऊपर कानून बना सकते हैं, यूनियन किसके ऊपर कानून बना सकता है। ठीक है, जो आपकी 7th शेड्यूल की लिस्ट है जिसके अंदर 3 लिस्ट हैं। ठीक है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, अगर उनके अंदर कोई चेंज करना है वो, क्योंकि स्टेट से कंसेंट लेना जरूरी है ना, वो किस में बदल रहे हैं, ऐसे नहीं है जोर जबरदस्ती स्टेट के ऊपर जिम्मेदारियां डाल देंगे, तो इस कारण ऐसे रखा गया, या स्टेट से पावर छीन लेंगे। ठीक है, उसके बाद पार्लियामेंट के अंदर स्टेट्स की रिप्रेजेंटेशन अगर किसी तरीके से बदलनी है वो कैसे बदलनी है, ये सारी चीजें। और आर्टिकल 368 अपने आप में कोई चेंज लेके आना है उसमें भी स्टेट्स की परमिशन लेनी है। कल पता चले पार्लियामेंट इस आर्टिकल को सबसे पहले चेंज कर दे कि ये सारे प्रोविजन हटाए जाते हैं, सारा कुछ पार्लियामेंट डिसाइड कर लेगी, स्टेट से पूछने की जरूरत ही नहीं। तो इस चीज को सेफगार्ड करने के लिए कि
कहीं पार्लियामेंट इस आर्टिकल को ही ना बदल दे अपनी फेवर के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी फेवर के लिए बदल दे। इस कारण इससे चेंज करने के लिए भी स्टेट से पूछना पड़ता है। ठीक है, अब मैं आपको सारा प्रोसेस बताता हूं किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड होता है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा स्पेशल मेजोरिटी पार्लियामेंट की, लास्ट में इसका जो एक स्टेप ऐड होता है बीच में वो मैं आपको बता दूंगा। देखो, अगर कभी भी, अब ध्यान से सुनना, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लेके आओगे। बिल लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है या राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, दोनों में से किसी भी हाउस, एनी हाउस, किसी हाउस में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। अब इसे इंट्रोड्यूस कौन करेगा? ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बाय अ मिनिस्टर और अ प्राइवेट मेंबर, यानी कि कोई भी पर्सन जो पार्लियामेंट का हिस्सा है, प्राइवेट मेंबर, जो भी पार्लियामेंट का हिस्सा है, चाहे वो बंदा मंत्री बन चुका है या वैसे ही एमपी ही है, लोकसभा का भी राज्यसभा का भी, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को इंट्रोड्यूस कर सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये बदलाव करना है। अब इसके बाद जिस भी हाउस में इंट्रोड्यूस हुआ, दोनों हाउसेस को, बोथ houses have to pass the bill by स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी से दोनों हाउसेस को बिल पास करना होता है। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब वही जो मैंने आपको पहले बताया कि टोटल मेजॉरिटी प्लस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, दोनों एक साथ साबित करनी होती हैं। ठीक है, ये दोनों की दोनों मेजॉरिटी आपको एक साथ साबित करनी होती है, तो दोनों हाउसेस के अंदर बिल पास करना होता है। अब मैंने आपको ऑर्डिनरी बिल के केस में पार्लियामेंट में बताया था कि लेट्स सपोज, एक एग्जांपल कि लोकसभा ने अगर बिल पास किया, राज्यसभा के अंदर गया, राज्यसभा के पास तीन है ऑप्शन, है यस, नो, ठीक है, या कोई चेंजेस करने के। नो का, नो के साथ मतलब ये भी कि नो डिसीजन, कोई फैसला नहीं लिया, और पार्लियामेंट के अंदर था 6 महीने तक कोई फैसला नहीं लिया। इनके जो चेंजेस थे, अगर तो देखो यस बोल दिया, फिर तो सभा के पास ऑप्शन है कि या तो वो यस बोल दें कि चेंजेस को हम मान लेते हैं, नो या नो डिसीजन लिया उन्होंने, कोई डिसीजन नहीं 6 महीने तक इन चेंजेस के ऊपर, ठीक है, या ये अपने कोई चेंजेस बोल दें। ठीक है, देखो ये सारी सिचुएशन से मैंने आपको क्या बताया था कि अगर दोनों हाउसेस में डिसएग्रीमेंट हो जाता है, या 6 महीने तक कोई हाउस, कोई भी एक हाउस 6 महीने तक उस बिल के ऊपर कुछ नहीं करता। ऑर्डिनरी बिल के केस में, अगर आपको पार्लियामेंट के चैप्टर में याद हो, मैंने आपको बताया था, नहीं तो रिवाइज करना, अगर नहीं याद तो ऑब्वियसली फिर आप भूल गए हो। तो ऑर्डिनरी बिल के केस में आपको मैंने वहां बताया था कि फिर क्या होता है, एक सिचुएशन आती है, इफ देयर इज ए डेडलॉक, अगर कोई डेडलॉक आ जाता है, यानी कि बिल फंस गया, लोकसभा राज्यसभा आपस में एग्री नहीं कर रहे, बिल कैसे पास होना चाहिए, कौन से पॉइंट्स होने चाहिए, उस चीज पे एग्रीमेंट नहीं हो रहा, तो मैंने आपको ऑर्डिनरी बिल के केस में बताया था कि क्या प्रोविजन है, कैसे बिल पास किया जा सकता है, जॉइंट सिटिंग बिठा के, लोकसभा और राज्यसभा दोनों एक साथ आके बैठे और बिल पास करें। अब इस चीज को याद रखना, जॉइंट सिटिंग सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी बिल के केस में अवेलेबल है, ना मनी बिल के केस में, क्योंकि वहां पे जरूरत है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन, नो प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, क्योंकि देखो लोकसभा ज्यादा पावरफुल होगी ना, इस कारण जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं दिया हुआ जब आपके कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की बात।
आता है, तब कोई प्रोविजन नहीं दिया, नो प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कोई प्रोविजन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने का। अब यहां से ये चीज अगर बिल यहीं पे फंस गया तो फंस गया, ठीक है। पर लेट्स सपोज अगर दोनों हाउसेस ने पास कर दिया, इफ बोथ हाउसेस पास द बिल, अगर दोनों हाउसेस ने बिल पास कर दिया, बिल जाता है प्रेसिडेंट के पास, बाउंड टू साइन इट, मना नहीं कर सकता, कैन नॉट रिटर्न द बिल। पॉकेट वीटो अभी भी लग सकती है, पॉकेट वीटो क्योंकि डिले है, ठीक है। पर वो जो रिकंसिडर करने के लिए दोबारा से वो बिल भेजता होता था कि एक बारी दोबारा से पास करना पड़ो, वो नहीं लगता यहाँ पे, ठीक है। पॉकेट वीटो हर जगह लग सकती है, मनी बिल के ऊपर भी, इसके ऊपर भी, किसी भी चीज के ऊपर पॉकेट वीटो लग सकती है। पॉकेट वीटो का मतलब ये है ना कि मैं साइन करना ही डिले करी जा रहा हूं, मतलब मैं डिसीजन में ना नहीं बोल सकता, पर पॉकेट वीटो में ना बोल ही नहीं रहे हो, वो तो बस पड़ा हुआ है बिल। तो वो चीज याद रखना, अगर ये आ जाता है कैन यूज पॉकेट वीटो। अरे कभी लिख के देता हूँ, कभी पेपर में स्टेटमेंट आ गई, क्योंकि ये आपको बुक्स कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ मिलेगा, पर ये इनडायरेक्टली डिराइव्ड चीज होती है, ठीक है। इस तरीके से क्लियर है। तो इस तरीके से आपका कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी प्रोविजन अमेंड किया जा सकता है। अब जहां पे फेडरल फीचर की बात आती है, जहां पे स्टेट्स भी कंसर्न्ड है, इस स्टेप के आगे फॉरवर्ड मूव करने से पहले, यहां पे इससे पहले क्या होता है कि यहां जब आपने इंट्रोड्यूस कर दिया बिल, वोटिंग नहीं डल सकती अभी, डिस्कशन कर लो आपस में, पर वोट नहीं डल सकता अभी, ठीक है। ये बिल भेजा जाता है प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट क्या करता है, प्रेसिडेंट सेंड्स द बिल, ये वो कंडीशन है जहां पे स्टेट्स भी इंटरेस्टेड है, बिल टू ऑल स्टेट लेजिस्लेचर्स, सारी स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास प्रेसिडेंट बिल भेज देता है, कोई टाइम लिमिट नहीं होता, नो टाइम लिमिट, लिमिट ऑन टाइम, ठीक है। जैसे आपको स्टेट्स को बनाने क्रिएशन के टाइम पे प्रेसिडेंट टाइम लिमिट दे के भेजता है, यहां पे कोई टाइम लिमिट नहीं है। ये बिल तब तक स्टेट्स के पास रहता है जब तक 50% स्टेट्स हैव टू पास इट बाय सिंपल मेजॉरिटी। देखो, एक बारी स्टेट से सलाह लेनी जरूरी है कि हम ये सारी चेंजेस लाना चाहते हैं। जैसे जीएसटी के केस में सारी स्टेट्स को बिल भेज दिया गया था, फिर अब ये वेट थी कि सारी स्टेट्स कंसिडर करेंगी उस बिल को, और जैसे ही 50% जो स्टेट्स है, 50% प्लस वन नहीं है यहाँ पे, सिर्फ 50% है, इंडिया की आधी स्टेट्स अगर एग्री कर गई कि हाँ ये बिल पास कर दो, हम परमिशन देते हैं, परमिशन देनी है एक तरह से, आप बिल, स्टेट लेजिस्लेचर अपने आप में अमेंडमेंट नहीं पास कर रहे, वो परमिशन दे रहे हैं पार्लियामेंट को कि आप अब पास कर सकते हो। इस चीज को फर्क समझना, स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर नहीं है अमेंडमेंट की, वो परमिशन दे रहे हैं पार्लियामेंट की कि हाँ ये कुछ जो आर्टिकल्स थे, जो आर्टिकल 368 में हमारी परमिशन से ही चेंज हो सकते थे, हम परमिशन, क्योंकि इंडिया में जीएसटी के लिए भी जैसे सारी स्टेट्स से परमिशन आते आते 15 को साल निकल गए थे, 50% स्टेट्स से परमिशन आते आते, तो बहुत ज्यादा लंबा टाइम लगता है, हर स्टेट मनाओ उन्हें बैठ के कर दो, इसलिए परमिशन देने के लिए सिंपल मेजोरिटी से परमिशन देनी है। अगर 50% स्टेट्स ने सिंपल मेजोरिटी से परमिशन दे दी, फिर बिल वापस आता है और दोनों हाउसेस फिर स्पेशल मेजोरिटी से बिल पास कर सकते हैं, कोई डेडलॉक नहीं है, प्रेसिडेंट साइन कर देगा। बस ये एक एडिशनल स्टेप है, बाकी सारा का सारा प्रोविजन बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो ये था आपका आर्टिकल 368 अमेंडमेंट का चैप्टर। अब इसके बाद आपका टेस्ट है, ठीक है, जो अगला लेक्चर है, तो उसकी तैयारी कीजिए। मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में। थैंक यू।